कल अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले अपन ने देखा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है, डबल बार क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो उस डबल बार टैक्स लगने को मुझे क्या करना है, अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या चल रहा है, एग्रीमेंट चल रहा है। ठीक है, अब ये डबल टैक्स मैम होता क्यों है? इससे होता है आइदर बिकॉज ऑफ सोर्स रूल या फिर मेरा क्या होता है, रेसिडेंट रूल होता है। दो रूल होते हैं जिसके कारण डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करना पड़ जाता है। सोर्स रूल मतलब क्या मैम, सपोज हम यूएस गए, यूएस जाके हमने कोई इनकम को क्या कर लिया, अर्न कर लिया, तो वहां पे वो लोग बोलेंगे हमारे कारण तुमको एक इनकम हुई है तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए बोलते हैं हमको टैक्स दे दो। और रेसिडेंस रूल हमने देखा था वो क्या है, जस्ट बिकॉज हम क्या है, इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर रह रहे, तो वो बोलेंगे इंडिया में रहते हो, इंडिया में रह के कमा रहे हो, तो हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो एक रेसिडेंट रूल के हिसाब से आप ग्लोबली कहीं भी इनकम अर्न करोगे, ओवरऑल ग्लोब कहीं भी इनकम अर्न करोगे, आपको 101% टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो पहला ये था कि डबल टैक्स होता है, क्यों होता है। अब थर्ड नंबर पे है मैम डबल टैक्स अवॉइडेंस। ये डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए क्या होगा, या तो आपके पास डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा या फिर आपके पास डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं होगा। दो ही चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। मैम अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ तो, अगर डबल टैक्स एग्रीमेंट हुआ तो भी दो चीजें होंगी, इसका बेनिफिट रेसिडेंट लेता है या फिर इसका बेनिफिट नॉन रेसिडेंट लेता है। अगर इसका बेनिफिट रेसिडेंट लेता है तो सिंपल सी बात है, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, जो भी क्या है मोर बेनिफिशियल किसके लिए है, एसएससी के लिए, वो देखना है। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट लेता है तो नॉन रेसिडेंट के केस में विच एवर इज मोर बेनिफिशियल तो होगा, लेकिन एक चीज और लिखनी पड़ती है मुझे, टीआरसी की डिटेल लिखनी पड़ती है, दैट इज टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट। फिर बोलते हैं अगर ये जो टीआरसी है, इस टीआरसी के अंदर अगर स्टेटस ऑफ द एसेट लिखा हुआ है, नेशनलिटी उसकी लिखी हुई है कि भाई कहाँ का किस नेशन का है वो, कितने पीरियड तक वहां पे क्या रहा है, रेसिडेंट रहा है, पैन अगर एसएससी के पास है उसकी डिटेल देके रखी है, इसके साथ साथ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसको उस कंट्री ने दिया है, अगर ये सब इस टीआरसी में है तो टीआरसी ही देनी होगी उसको। और अगर ये सारी चीजें टीआरसी की नहीं है, टीआरसी में नहीं दिया है, तो इसके लिए सेपरेट क्या देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। हम टीआरसी क्या होता है, टीआरसी वो कंट्री देती है जिस कंट्री का ये क्या है, रेसिडेंट है, तो वो कंट्री इसको क्या दे देती है, टीआरसी दे देती है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि मैम ये नॉन रेसिडेंट में एक चीज और देखी थी, मैंने कहा नॉन रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट में एक चीज और देखी थी, जब आप बोलते हो ना विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, इसका मतलब सिंपल ये है डीटीडबलए का रेट या फिर इनकम टैक्स एक्ट का रेट देख लो, डीटीडबलए या फिर इनकम टैक्स एक्ट का रेट देख लो, विच एवर इज लेस होगा वही क्या होगा, हमारे रेसिडेंट पे एप्लीकेबल होगा। तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या देखा था मैम, अगर डीटीडबलए में कोई वर्ड लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, जो डीटीडबलए ने डिफाइन किया है वही उसका मीनिंग होगा। मैम अगर डीटीडबलए ने कुछ भी नहीं बोला तो क्या करेंगे, तो आप इनकम टैक्स पे जाओगे, इनकम टैक्स में जो लिखा है इसका मीनिंग वो होगा। मैम डीटीडबलए ने इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं लिखा, क्या करेंगे, वेट फॉर द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में जो दिया होगा मीनिंग, वो मीनिंग आप कब से लोगे, जब से डीटीडबलए आपने क्या किया था, एंटर किया था, मतलब इसका जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्या आता है, इसका नाम डीटीडबलए ओवरराइड करेगा इनकम टैक्स को या इनकम टैक्स डीटीडबलए को ओवरराइड करेगा, तो ऑलवेज डीटीडबलए क्या करेगा, ओवरराइड करेगा इनकम टैक्स को, डीटीडबलए इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करेगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि डीटीडबलए सिर्फ तभी इनकम टैक्स को ओवरराइड कर सकता है अगर मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी है, तो अगर एसएससी के लिए इनकम टैक्स एक्ट मोर बेनिफिशियल है तो इनकम टैक्स एक्ट ओवरराइड करेगा।
लेकिन एक जगह जहाँ पे फॉरेन कंपनी आ जाती है, फॉरेन कंपनी को ऑल्दो आप 40% पे टैक्स लगा रहे हो, फॉरेन कंपनी ड्यू टू पोयम, अभी हमने पोयम वगैरह कुछ नहीं सीखा है, लेकिन पोयम की कुछ कंडीशंस होती है, उसके कारण फॉरेन कंपनी हमारी बन जाती है रेसिडेंट। तो अगर फॉरेन कंपनी ड्यू टू पोयम रेसिडेंट बन गई है, तो देखा जाए तो डोमेस्टिक के अकॉर्डिंग 30% टैक्स लगना चाहिए, लेकिन ये लोग 40 लगाते हैं और बोलते हैं कि हम फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स लगाएंगे, और ये विच एवर इज लेस बेनिफिशियल टू द एससीसी माना नहीं जाएगा। फिर आता है, अगर आपका डीटी डबल ए है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। नहीं, तब नहीं होता, जब आपका डीटी डबल ए नहीं है तब आपको क्या क्या लिखना ही पड़ेगा आंसर में, तभी काम बनेगा। तो सबसे पहले पर्सन क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये कंडीशन क्वेश्चन में लिख के ही आना, नहीं तो 2 नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा पर्सन क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सेकंड, इस पर्सन को क्या होती है, फॉरेन इनकम होती है, तो सामने वाले को क्या हो रही है, फॉरेन इनकम हो रही है। थर्ड, ये फॉरेन कंट्री में क्या करके आ रहा है, इस इनकम पे टैक्स पे करके आ रहा है, थर्ड नंबर पे ये था। फिर फोर्थ नंबर पे ये था कि हमारे पास कुछ भी डीटी डबल ए नहीं है, हमारे पास कुछ भी क्या है, डीटी डबल ए एग्रीमेंट नहीं है। ये जब 4 कंडीशन लिखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे। हो सकता है काटने में वो और नंबर काट दे, लेकिन देने में सिर्फ 2 ही नंबर देगा वो। मैम इसके साथ क्या होगा, अब सपोज करो ये एक पर्सन है, इस पर्सन को इंडिया में भी इनकम होती है, और इस पर्सन को सपोज करो फॉरेन कंट्री में भी क्या होती है, इनकम होती है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्सन के लिए टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा कि इस पर्सन का तो आप टैक्स ऐसे कैलकुलेट करो कि भूल जाओ डीटी डबल ए का कोई भी प्रोविजन आपको एप्लीकेबल करना है। इसकी सारी इनकम का क्या करो, टोटल करो पूरी इनकम का, जो डिडक्शन देने वो डिडक्शन दो। डिडक्शन देने के बाद जो भी ग्रॉस टैक्स निकलता है ऐसे निकालो जैसे जीवन में डीटी डबल ए नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमने ग्रॉस टैक्स निकाला, ग्रॉस टैक्स निकालने के बाद डिवाइड बाय क्या करना होगा, टोटल इनकम करना होगा इनटू 100, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। सपोज किया था हमने कि मैम हमारा एवरेज रेट कितना निकला है, 8%। तो देखो ये जो पर्सन है इसने फॉरेन में कितना टैक्स पे किया है, फॉरेन कंट्री में भाई साहब का टैक्स कितना है। तो हमने देखा कि या तो वो बोलेंगे डायरेक्टली कि 10% का टैक्स पे करके आया, 15% एज द केस में भी, या तो बोलेंगे 10,000 रुपीज का टैक्स पे किया, या बोलेंगे इनकम में फलाना फलाना या जो भी अमाउंट है उतना टैक्स इंक्लूडेड है। 3 तरीके हैं टैक्स देने के। अभी के लिए हमने पिक कर लिया ये। अब हम कंपेयर करेंगे 8% एंड 10% को। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी विच एवर इज लेस होगा उसको हम किस पे अप्लाई करेंगे, मैम 8% लेस लेस आ रहा है, तो इस 8% को जो इनकम आपकी क्या होती है, डबल टैक्स होती है, उस पर क्या किया जाएगा, अप्लाई करेंगे। फिर डबल टैक्स के लिए हमने क्या देखा था मैम, डबल टैक्स के लिए देखा था कि फॉरेन कंट्री में एक्चुअल में 10 लाख इनकम हुई, लेकिन इंडिया में उसी इनकम पे 3 लाख का क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। तो एक्चुअल में 10 लाख डबल टैक्स नहीं हो रहा है, एक्चुअल में तो सिर्फ 7 लाख पे क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। क्योंकि ये जो 3 लाख है इसका टैक्स सिर्फ यहाँ लग रहा है, यहाँ तो इसको डिडक्शन मिल जाता है, तो एक्चुअल डबल टैक्स इनकम मेरी कितनी है, 7 लाख। तो ये 7 लाख पे मैं 8% अप्लाई करूंगी, क्योंकि विच एवर इज लेस 8% था। जो भी मेरा आंसर आएगा वो मिल जाएगा क्रेडिट। मैम क्रेडिट मतलब सपोज करो ये जो ग्रॉस टैक्स पे करने को आ रहा था, ये आ रहा था 57,000। सपोज 57,000 पे करने को आ रहा था, और इसका 8% मान लेते हैं अभी के लिए कि हमारा 20,000 निकल रहा है, जो 20,000 नहीं होगा, सिर्फ मान रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये 20,000 माइनस करने को मिल जाएगा। तब उसको क्या है, बचा कुचा क्या करना है, टैक्स पे करना है। ये तुम्हारा पूरा डीटी डबल ए है। फिर हमने देखा था यहाँ पे कि डीटी डबल ए के साथ कौन कौन सा चैप्टर जुड़ता है, तो मेनली डीटी डबल ए के साथ ये एटीसी के डिडक्शंस देते हैं, और एटी डी के डिडक्शन क्या करते हैं, साथ में देते हैं। फिर हमने ये देख लिया था कि मैम डबल टैक्स इनकम कौन सी होती है, तो अभी मैंने एग्जांपल देके बताया कि डबल टैक्स वाली इनकम 10 लाख, और यहाँ पे जो 3 लाख तुमको डिडक्शन मिल गया, उसके बाद देखते हैं। फिर ये बार बार बोलेंगे कि फॉरेन कंट्री में इस एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा।
तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी कल कि रिस्पेक्टिव टैक्स लॉ जो होते हैं ना, रिस्पेक्टिव टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कंट्री में टैक्स कैलकुलेट होता है। इंडिया में अगर वो एक्सपेंस अलाउ है, इंडिया में अगर वो डिडक्शन अलाउ, तो तुमको 101% देना है, भले ही फॉरेन कंट्री में वो अलाउ हो या अलाउ नहीं हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज और, जब भी हम DTAA के क्वेश्चन करेंगे, ये बात याद रखना, कंट्री एक नहीं होगी। हमेशा जब भी तुमको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो वो बोलेगा ये पर्सन है, इसको इंडिया से भी इनकम होती है, इसको US से भी इनकम हो रही है, इसको सपोज करो चाइना से भी इनकम हो रही है, मतलब वो 2 कंट्री की ही इनकम देगा। तो हमको अलग अलग कंट्री वाइज कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसको हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो दिस कंप्लीट योर DTAA। अब DTAA में आगे चल के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दे के रखा है, वो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अभी हम नहीं करेंगे, ये करेंगे हम NR टैक्सेशन के साथ, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंस बताना है तुम्हें, बिजनेस कनेक्शन और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इसलिए NR टैक्सेशन के साथ कवर करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। ये कल का हमारा रिवीजन था, इतना पार्ट तुम्हारा यूट्यूब पे आ जाएगा और इसका ऑडियो भी तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? रीडिंग करी थी, ऐसा जरूरत समझी थी कि एक बार रीडिंग कर ले? बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं। रीडिंग करते रहना, रीडिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अब आज स्टार्ट करते हैं अपन नया टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मतलब वो छोड़ के भी तुम छोड़ नहीं सकते हो, तो वो कुछ और नहीं है, तुम्हारा क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आते अपन ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर पे। अब जब ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे हो तो ट्रांसफर प्राइसिंग में नंबर 1 चीज याद क्या रखना, कि तुम्हें सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन 92 भी याद रखना है, 92A भी याद रखना है, 92B भी याद रखना है, 92C भी याद रखना है। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि जब हम आंसर स्टार्ट करते हैं तो आंसर स्टार्ट करने के लिए मुझे ये चारों सेक्शंस को लिखना पड़ता है, क्योंकि उसे प्रूफ करके बताना पड़ता है मुझे कि पहली चीज ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, वो तुम प्रूफ करोगे 92B से। अगर कोई चीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है तो उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना कंपलसरी है। वो कैसे प्रूफ करोगे? जब 92C बताओगे उसको। दो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ही हो सकता है, तभी ट्रांसफर प्राइसिंग के एग्रीमेंट्स लगते हैं। ये तुम प्रूफ करके कैसे बताओगे? जब तुम 92A लिखोगे। तो एनी हाउ जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग पे आ रहे हैं तो मुझे सारे सेक्शंस यहाँ पे क्या करने हैं, अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 92 भी लिखना है, 92A भी लिखना है, 92B, 92C, ये सारी चीजें लिख के मैं हमेशा, चाहे वो केस स्टडी होगी तब भी मैं ये लिख के बताऊंगी, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तब भी मुझे लिख के बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, और एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे आर्म्स लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। तो ये तीनों चारों चीजें जब लिखोगे तभी तुम प्रूफ कर पाओगे। मैम 92A किसका है? 92A ही बताता है कि एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होती है। 92B बताता है तुमको कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, और 92C बताता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाली जाती है। तो इसका मतलब जब मैं किसी चीज को प्रूफ कर पाऊंगी कि हाँ ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है, तभी तो मैं उस पे आर्म्स लेंथ प्राइस के सारे फॉर्मूले लगा के बोलूंगी कि ये ट्रांजैक्शन का आर्म लेंथ प्राइस पे होना कंपलसरी है। तो ये मैंने अभी जो बात की कुछ नहीं समझाया, बस इतना बोला है कि जब भी क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे तुम ट्रांसफर प्राइस का, इनका होना मैंडेटरी है, तब जाके तुम्हें जो मार्क्स कटते हैं वो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो जैसे हमने DTAA में देखा वो 5 पॉइंट लिखने ही पड़ते हैं, वैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में ये 3 चीजें कंपलसरी कम से कम लिखनी ही पड़ती है। तो आते हैं अब अपन ट्रांसफर प्राइसिंग पे।
मैम नाम क्या है? नाम बोल रहा है सीधे सीधे ट्रांसफर प्राइस। नाम का सीधा सीधा मतलब क्या है? ट्रांसफर प्राइस। अब इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब है, सपोज करो ये हम है, ठीक है, ये हमारी एक एंटरप्राइज है, हम ठहरे इंडिया में और हमारी एंटरप्राइज, हमारी खुद की एंटरप्राइज कहाँ है? यूएसए में। मैं तो यही चाहूंगी कि अगर सपोज करो यहाँ पे टैक्स सिर्फ 5% लगता है और यहाँ पे टैक्स लगता है 30%, मैं जानबूझ के क्या दिखाना चाहूंगी कि रेवेन्यू यहाँ पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 5% टैक्स भरना पड़ेगा। और यहाँ रेवेन्यू अगर मैंने ज्यादा दिखा दिया, सेल्स मैंने यहाँ दिखा दी, तो अननेसेसरी मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस 30% भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आए ही इसलिए हैं, ये बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, ध्यान से, हम ऐसा नहीं करने देंगे कि तुम क्या करो, जहाँ पे टैक्सेस कम लगते हैं वहां रेवेन्यू ज्यादा दिखाओ, और जहाँ टैक्सेस ज्यादा लगते हैं वहां एक्सपेंडिचर तुम ज्यादा दिखाओ। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हमें ऐसा कुछ भी होते हुए दिखता है तो हम बोलेंगे ये जो भी तुमने ट्रांजैक्शन किया है इसे आर्म लेंथ प्राइस पे करो। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब और कुछ नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू होता है। तो बोलेंगे कि ये जो भी ट्रांजैक्शन तुम कर रहे हो ऐसा नहीं चलेगा, इससे एनी हाउ तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। और कैसे लेके आओगे उसी की मेथड अलग अलग दे के रखी है 92C के अंदर। ये क्या है? एक चीज बताओ, मैं रेवेन्यू यहाँ कम दिखा रही हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू में ज्यादा दिखा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? वो एक वर्ड बोल के बताओ क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ कि रेवेन्यू यहाँ पे कम और यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा दिखाना चाह रही हूँ? टैक्स रेट। टैक्स रेट, उसको क्या मैं बोल दूं कि टैक्स बेनिफिट के लिए कर रही हूँ मैं, कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाए? कल मैंने तुमको एक चीज बताई थी, गार भी तो इसीलिए लगता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, क्योंकि तुम टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो, तुम टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उस पे लगता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो फिर यहाँ पे भी तो वही काम चल रहा है। ये बोल रहे ना स्पेसिफिकली कि तुमने क्या किया, कहीं से टैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश की तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाओ। सो व्हाट इज द डिफरेंस? फिर गार था तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग लाने की जरूरत क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? ऑलरेडी गार एग्जिस्ट करता था कि तुम टैक्स बेनिफिट लोगे तो गार खड़ा होके बोलेगा कि नहीं रुको ये गलत चल रहा है। तो व्हाई दे हैव गिवन ट्रांसफर प्राइसिंग? चलाओ तुगड़ुक तुगड़ुक थोड़े। मैम स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए है। गार में रेगुलेशन नहीं हो पाता। तुम सीए हो, तुमसे आके ये पूछ लिया, अब तुम ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते, कोशिश करो, कुछ तो आंसर दोगे ही दोगे, गलत होगा चलेगा। समझो तुमसे तो पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू में पूछ लिया, अब तुम चुप तो रह नहीं सकते। मैम गार्ड जो है टैक्स बेनिफिट्स लेता है वापस। आगे तो फिर ये क्या कर रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग? मैम ये ट्रांसफर प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ट्रांजैक्शंस, ये कैलकुलेशन मेथड बताता है। नहीं। और बोलो, सब लोग बोलो, बोलोगे तो ठीक है दिमाग चलेगा। तुम ही सोच के देखो। मैम गार गलत तरीकों को रोकते, ये सही तरीके से टैक्स इवेड जो कर रहे हैं। थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अपनी क्लास है, क्लास में मैंने रूल बनाया, पहले सबसे पहले लेट कौन हुआ? दीपक। दीपक के लिए रूल बनाया, दीपक सोना नहीं क्लास में, ठीक है। फिर मैंने दिशा के लिए रूल बनाया, दिशा क्लास में बोलना पड़ेगा, ऐसे चुपचाप आप सुन नहीं सकते। फिर प्रियंका के लिए रूल बनाया कि म्यूट पे करके रखो जब तुम क्या कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो। अंजलि के लिए कुछ रूल बना दिया कि अंजलि डे 1 से ज्वाइन किया करो, नहीं तो फिर लिंक नहीं बैठती। मेहताब को बोला अब होमवर्क ढंग से करना ही करना। तो ये तो इंडिविजुअली हो गया। अब सबके लिए अलग 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 रूल बना रही हूँ मैं। Ma'am, these are specifically given for the associate enterprises and GAR are generally applicable principles. थोड़ा सा सही है,
इन शॉर्ट देखो ना, अब मैं एक एक का रूल बना रही हूँ, एक एक के लिए। इनकम टैक्स ने शुरू में यही किया, स्पेसिफिक रूल बना रहे, पर वो भूल गए कि हमारे इंडियन जुगाड़ू हैं, कितने भी रूल बनाओ उनको लूपहोल ढूंढना आता है। फिर उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक जाने की जगह जो स्पेसिफिक बन गए उसको नहीं हटाया। अब उनने बोला, मैंने फिर ऐसा बोल दिया कि ये पूरी क्लास के लिए रूल ये है कि तुम क्या करोगे, होमवर्क करोगे, तुम टाइम पे ज्वाइन करोगे, तुम्हारा वीडियो ऑन रहना चाहिए। मतलब अब मैंने एक जनरल रूल कर दिया, वो सब पे एप्लीकेबल हो गया। तो स्पेसिफिक था, पर वो कितने स्पेसिफिक बनाएंगे। NAA है, वो भी स्पेसिफिक है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग स्पेसिफिक है। अब ऐसे तो सिर्फ कुछ लोग ही कवर हो रहे थे ना, उन्होंने इसलिए बोला कि कुछ को छोड़ा, अब हम एक जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल बना के सबको ही कवर कर लेंगे। तो इसीलिए तुमको गार में भी ये क्वेश्चन मिलेगा कि अगर दो एसोसिएट एंटरप्राइज क्या कर रही है, ऐसा ट्रांजैक्शन कर रही है कि टैक्स बेनिफिट ले रही है, तो वहां गार नहीं लग सकता, क्योंकि ऑलरेडी सार है। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। तो जिन जिन चीजों के लिए सार लगा हुआ है तो वहां पे सार ही लगेगा, वहां गार की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे सार नहीं है तब जाके तुम क्या करोगे, वहां पे गार एप्लीकेबल करोगे। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि जहां जहां उन्होंने स्पेसिफिक बना दिए वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जहां पे सार नहीं है वहां पे उन्होंने सबके लिए एक ही चीज कर दी, गार। तो इसीलिए गार वहां पे इवोक हुआ था। अगर क्वेश्चन है दो एसोसिएट एंटरप्राइज टैक्स बेनिफिट ले रही है, तो है ट्रांसफर प्राइसिंग स्पेसिफिक है। लेकिन जहाँ पे दो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है मेरा थर्ड पार्टी से, वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगता, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग सिर्फ एसोसिएट के लिए ही लगेगा। तब वहां पे तुम क्या अप्लाई करके आओगे, गार एप्लीकेबल करोगे। तो गार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हें केस स्टडी देके पूछेंगे गार एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो तुम बताओगे अगर सार है तो गार नहीं आ सकता, और जहां पे सार नहीं है वहां पे गार क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ये छोटी सी बात गार की यहाँ पे समझ में आ गई, कोई डाउट? चलो, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसीलिए बोला है कि जब यहाँ पे भी टैक्स बेनिफिट ले रहे हो तो स्पेसिफिक सार एप्लीकेबल होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या नहीं करते, गार एप्लीकेबल नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा क्या था कि मुझे क्या क्या लिखना ही पड़ेगा ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में एटलीस्ट 92A 92B, और यहाँ पे लिखना कि 92C की मेथड्स के अकॉर्डिंग मुझे आर्म लेंथ प्राइस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लाना होता है, और आर्म लेंथ प्राइस और कुछ नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ही होता है। अब मैम सबसे पहले तो आप ये बताओ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो वो दिया है तुमको 92B में कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, वो कहाँ पे दिया है तुमको, 92B में दिया है। तो देखो इंटरनेशनल का सीधा मतलब है एक कम से कम नॉन रेसिडेंट तो चाहिए। इंटरनेशनल तो तभी होगा, दो रेसिडेंट अगर इंडिया में रह के कोई ट्रांजैक्शन करे तो वो तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है। तो सीधी सी बात है, इंटरनेशनल करने के लिए मुझे कम से कम एक नॉन रेसिडेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ बोलते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। ट्रांजैक्शन 2 या 2 से ज्यादा किसमें होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज में। एटलीस्ट इसमें से एटलीस्ट वर्ड बोल रही हूँ, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट। कम से कम एक तो नॉन रेसिडेंट हो। मैम एक रेसिडेंट दूसरा भी रेसिडेंट, क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, कैसी बात कर रहे हो, डोमेस्टिक है। मैम एक रेसिडेंट दूसरा नॉन रेसिडेंट, क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? हाँ, क्योंकि बोला एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो दो, तो ये इंटरनेशनल है। मैम ये भी नॉन रेसिडेंट ये भी नॉन रेसिडेंट, क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? हाँ ये भी है, क्योंकि बोला एटलीस्ट एक तो दो, एक से ज्यादा होंगे नॉन रेसिडेंट चलेगा, पर कम से कम एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मेरा मतलब क्या है, इंटरनेशनल का मतलब है नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमेशा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ही होगा। मैम एसोसिएट एंटरप्राइज क्या है, थोड़ा सा रुको, 92A पूरा बड़ा सेक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में ही बोलता है।
तो सबसे पहले 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, 2 or more associate enterprise, at least one should be नॉन रेसिडेंट। हम दोनों नॉन रेसिडेंट नहीं, एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए और एक से ज्यादा भी नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के मीनिंग में कहीं कोई दिक्कत है? तो ये हो गया मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया तो आंख बंद करके ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई मत करना, क्योंकि खुद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बार बार बोल रही है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ही होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट तुम्हें क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं देगा। उसने बोल दिया कि एक एक्स है जर्मनी की, उसकी सब्सिडरी इंडिया में है। अब सब्सिडरी बोलेगा वो, तुमको समझना पड़ेगा सारी कंडीशंस अप्लाई करके कि एक्चुअल में ये एसोसिएट बन भी रही है या नहीं। पहले तुम्हें आंसर में ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होती है और इनके बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है 92B के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये पूरा तुम्हारा स्टार्टिंग पैराग्राफ यही होना चाहिए कि ये दो एंटरप्राइज इस रीजन से एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि वो कंडीशन जो अभी हम पढ़ेंगे वो फुलफिल हुई है। अब ये दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसीलिए इस पे सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। जब स्टार्टिंग में ये लिखोगे तब इंस्टीट्यूट को ये समझ में आएगा कि तुमने पहले ये सोचा है कि एसोसिएट है भी या नहीं। जनरली स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर लिख के आते हैं, जो गलत है उस पे भी मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे मत करना, स्पेसिफिक पहले समझाना कि हाँ भैया एसोसिएट है इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ जगह डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी है जिसपे ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल करेंगे, और उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में यही किया था और कुछ नहीं दिया। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को लेके उन्होंने पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग की केस स्टडी पूछी थी। तो इंस्टीट्यूट में वही बोल रही हूँ, जब जब टफ करेगा पेपर ऐसे सेक्शन उठाएगा जो तुम इग्नोर करके जाते हो, इसलिए किसी को भी इग्नोर मत करना, अदरवाइज सब बुक से ही आता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम हमारी कंडीशंस पे। भाई ये एसोसिएट एंटरप्राइज होता क्या है? तो एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है? सबसे पहले बोलता है एसोसिएट एंटरप्राइज में एक एंटरप्राइज जब दूसरे एंटरप्राइज का एटलीस्ट 25% और मोर वोटिंग पावर रखती है। एटलीस्ट 25% और मोर क्या रखती है? वोटिंग पावर रखती है, तो उसे क्या कहा जाता है? एसोसिएट एंटरप्राइज। अब फर्स्ट ही उसने क्या बोला है? सेक्शन नंबर 92A है। सेक्शन नंबर 92A बोलता है एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए, when one enterprise holds 25% or more of the voting power of another enterprise, तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब मेरे को ये पूछना है कि why it is only 25? ऐसा क्या हो गया कि भाई 25 ही चाहिए? क्यों 20 नहीं हो सकता? क्यों 21 नहीं हो सकता? Why it is only 25? बताओ। चलो लॉ से लिंक कर लो, इतना भी बता रही हूँ, लॉ से इसको लिंक करके बताओ क्यों। अरे लॉ से तो लिंक कर लो। निशांत, सेक्शन 185। सीधी सी बात। अब ध्यान से सुनना, मैं अब बता रही हूँ क्या लॉजिक है। सबसे पहले इसको मुझे करना है कट। क्यों? मैंने 25% तुम्हें बोला, अगर मैं आज 100 में से 25 माइनस करूं कितना मिलता है मुझे? 75। अब बताओ लॉ में 75% की इंपॉर्टेंस कहाँ है? कुछ रिजोल्यूशन होते ना, स्पेशल रिजोल्यूशन कितने पे? 5% पे स्पेशल रिजोल्यूशन बनता है।
तो यहाँ पे बोलता है कि कम से कम 26% की वोटिंग पावर चाहिए। क्यों 26% की वोटिंग पावर? क्योंकि अगर मेरे पास 26% है तो मेरे 1% वोट के बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे जनरली स्टूडेंट 25% याद रखते हैं, वो गलत है। कम से कम तुम्हारे पास 26% की वोटिंग पावर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 26% अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे 1% के बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली तुम पे डिपेंडेंट हो गए स्पेशल बिजनेस के लिए। एसोसिएट मतलब क्या? कि तुम्हारा ऐसा कुछ दबदबा है कि जिसके कारण क्या होगा, आर्म्स लेंथ प्राइस चेंज करोगे तुम। तो वो वही तो देख रहे हैं कि कब कब ऐसा हो सकता है। अगर मेरे बिना एक स्पेशल बिजनेस ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब मेरे हिसाब से प्राइसिंग भी चेंज हो सकती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब जब तुमको लगने लगे ना 25 लिखना है, तो ऐसे क्रॉस लगा के दिमाग में याद रखना, नहीं स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए मेरे पास 26% और मोर होना जरूरी है। तो क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया क्यों 26 चाहिए? अब बोलते हैं कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का 26% और मोर का वोटिंग पावर रखती है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। डन। फिर बोलता है एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का क्या रखती है, वोटिंग पावर रखती है। ठीक है। और यही एंटरप्राइज इस एंटरप्राइज में भी 26% और मोर का वोटिंग पावर रखती है। तो बोलते हैं कॉमन होल्डिंग के हिसाब से ये दोनों भी क्या है, एसोसिएट। क्योंकि इसके बिना यहाँ भी स्पेशल बिजनेस नहीं होगा, इसके बिना यहाँ भी स्पेशल बिजनेस नहीं होगा। इसका मतलब आपस में ये दोनों भी क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। यहीं पे कॉमन होल्डिंग है और एक और जगह कॉमन होल्डिंग है। इसके अलावा पूरे एसोसिएट एंटरप्राइज में कॉमन होल्डिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सबसे पहले 26% और मोर डायरेक्टली करो, या फिर इसका भी 26% और मोर, इसका भी 26% और मोर, तो आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, तुम्हारी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है या फिर एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए वो भी देखना है, और एग्जीक्यूटिव और लिखा है, और ये एंड वाली कंडीशन नहीं है। और अगर तुम किसी एक एंटरप्राइज में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट करते हो तो भी तुम क्या हो जाएगा, तुम्हारा एसोसिएट हो जाएगा। क्यों मैम एग्जीक्यूटिव में ऐसा क्या? जिनने लॉ पढ़ा उनको पता है एग्जीक्यूटिव मतलब उसका काम है पूरी तरह से कंपनी को संभालना, डे टू डे एक्टिविटी वो संभालेगा। तो मैं एक ऐसा पर्सन अपॉइंट कर रही हूँ कि जाके उस कंपनी को संभाल ले, तो इसका मतलब मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करेगा तो भी वो एसोसिएट है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे, मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने हैं, मेजॉरिटी बोला है। और मेजॉरिटी कभी 50% पे नहीं आती, मेजॉरिटी हमेशा 51% पे आती है। तो अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है या फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मेंबर अपॉइंट करता है तो एसोसिएट है। अब हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है? इंस्टीट्यूट बोलेगा एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज है उसमें 8 डायरेक्टर्स है, जिसमें से इस एंटरप्राइज ने 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। ये क्वेश्चन मिलेगा तुमको। एक एंटरप्राइज है दूसरे एंटरप्राइज में 8 डायरेक्टर हैं जिसमें से 4 डायरेक्टर्स भाई साहब ने ही अपॉइंट किए हैं। बताओ एसोसिएट है या नहीं है? तो जनरली स्टूडेंट को याद रहता है अगेन 50%। ये 50% है, ये 50% है। यहाँ पे कोई एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है क्योंकि मैंने लिखा क्या है, मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी बनती है 51% पे। तो आप एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, मतलब यहाँ पे अगर 5 होता तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज बनते, 6 होता तो बनते, 7 होता 8 होता तो बनते, लेकिन 4 3 2 1 पे नहीं बनेगी। फिर से सेम ऐसा एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करता है, या और ये दूसरे में भी ऐसा कर रहा है
तो अगेन कॉमन होल्डिंग के हिसाब से ये दोनों भी क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है। कॉमन होल्डिंग के हिसाब से ये दोनों भी क्या बन गई, एसोसिएट एंटरप्राइज। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला केस है और दूसरा तुम्हारा जो केस था वोटिंग पावर वाला, सिर्फ इन दो जगह पे ही क्या है, सिर्फ इन दो जगह पे ही तुम्हारा ये कॉमन होल्डिंग आता है। इंस्टीट्यूट कहीं और कॉमन होल्डिंग दे दे तो समझ जाना इट इज अ ट्रैप। कहीं पे भी और कॉमन होल्डिंग नहीं है, सिर्फ इन दो जगह पे ही है। तो चार चीजें अभी हमने की। एक एंटरप्राइज जब दूसरे एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी रखती है, मतलब वोटिंग पावर रखती है, एसोसिएट हो गया। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में और ये दूसरे एंटरप्राइज में भी कर रही है तो कॉमन होल्डिंग के हिसाब से भी एसोसिएट। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे, या फिर मैं फोकस कर रही हूँ वर्ड पे, या फिर कोई एक कंडीशन एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी अपॉइंट कर दे तो भी एसोसिएट है, या फिर अगेन कॉमन होल्डिंग के हिसाब से ये क्या हो जाती है, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाती है। यहाँ पे बात हुई चार एसोसिएट एंटरप्राइज की कंडीशन खत्म। फिर इसके बाद बोलते हैं, अब लोन एंड एडवांसेस पे आते हैं। ये बोलते हैं अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का, ये एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को क्या दे रही है, लोन दे रही है। इसको ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को लोन दे रही है, लेकिन लोन कितना देगी, लोन इतना देगी इस एंटरप्राइज में जितनी भी असेट्स हैं उन असेट्स की वैल्यू का 51% और मोर लोन तो हमारी एंटरप्राइज ने ही दे के रखा है। मतलब मैंने सपोज करो तुम्हें लोन दिया, तुम्हारे यहाँ पे 100 करोड़ की एसेट है, लेकिन मैंने लोन दिया है तुमको कितना, 60 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा एसेट्स तो मेरे लिए ही हो गई ना, क्योंकि गिरवी होगी मेरे पास, वो तो मेरी ही एसेट्स है, तो मैं अगेन इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो बोलते हैं एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को लोन देती है उसकी एसेट का 51% और मोर का। अब ये असेट की वैल्यू में मैं 51% और मोर बोल रही हूँ, तो ये असेट की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू होगी, बुक वैल्यू होगी, या फिर कोई एस्टिमेटेड वैल्यू होगी जिस दिन लोन दे रहे हो उस दिन। तो याद रखना यहाँ पे बोल रहे हैं एक एंटरप्राइज जब दूसरे एंटरप्राइज को लोन देती है उसकी असेट की 51% और मोर का, तो ना यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है, ना यहाँ पे कोई एस्टिमेटेड वैल्यू देखनी है, ये उसकी बुक वैल्यू का होता है। अब इंस्टीट्यूट क्या देगा क्वेश्चन, एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज को सपोज करो लोन दिया, अब वो बोलेंगे बुक वैल्यू ऑफ द असेट भी देंगे और बोलेंगे आज के दिन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट इतनी थी। तुमको बिल्कुल इग्नोर करना है, फेयर मार्केट के हिसाब से 51% नहीं देखना है, हमको सिर्फ बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 51% देखना है कि बुक वैल्यू का 51% होना कंपलसरी है। फिर इंस्टीट्यूट इसी में कंफ्यूजन क्रिएट करता होता है। लोन तुमने दिया, सपोज करो 1 जुलाई 2021 को तुमने लोन दिया और ये लोन का रीपेमेंट भी हो गया। सुनना ध्यान से, ये लोन का क्या हो गया, रीपेमेंट हो गया 31 दिसंबर 2021 को उसने रीपे भी कर दिया लोन। क्या अब ये एसोसिएट बनेगी? तो याद रखना यहाँ पे वर्डिंग लिखा है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर। साल में कभी भी 1 घंटे के लिए भी अगर 51% और मोर का लोन चला गया तो उस ईयर के लिए यू आर एसोसिएट एंटरप्राइज, रीपेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ये वाले पॉइंट में तुम्हें रीपेमेंट भी देता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट फेयर मार्केट वैल्यू भी देता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1 घंटे के लिए भी अगर लोन चला गया तो उस ईयर के लिए एसोसिएट एंटरप्राइज बनोगे ही बनोगे। तो ये हो गया हमारे 5 पॉइंट। एक हो गया हमारा 26% और मोर का वोटिंग पावर, फिर उसकी कॉमन होल्डिंग, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजॉरिटी, फिर उसकी कॉमन होल्डिंग, और ये आ गया हमारा लोन जिसमें 51% और मोर बुक वैल्यू ही देखेंगे और रीपेमेंट का हमको कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद आता है हमारा एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को गारंटी देती है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को क्या दे रही है, गारंटी दे रही है। और गारंटी ऑब्वियसली किसकी दोगे, उसकी बोरोविंग की।
तो उसने जितना भी बोरोविंग किया है 10% और मोर का हम उसको क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। उसने जितना भी क्या किया है, बोरोविंग किया है, उसका क्या दे रहे हैं, 10% और मोर बोरोविंग का हम उसको गारंटी दे रहे हैं, तब भी आप क्या हो, एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब सीधी जहां जहां तुमने कुछ जिम्मेदारी लेके रखी है, इसका मतलब तुम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इसलिए तो वो एसोसिएट बन रहा है। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट की गारंटी भी देते हो। तो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को जब गारंटी देता है, उसने जितना भी बोरोविंग किया उसका 10% और मोर का अगर तुम गारंटी दे रहे हो, आप क्या हो, एसोसिएट एंटरप्राइज। अब अगेन इंपॉर्टेंट वाला, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, कितना, 90% और मोर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। 90% और मोर की रॉ मटेरियल को वो क्या करता है, फुलफिल करता है, प्लस एंड वाली कंडीशन, एंड तो आपकी बुक में नहीं, अभी एंड वाली कंडीशन है, एंड वाली कंडीशन है, बार बार बोल रहे, एंड वाली कंडीशन में क्या लिखा है, एंड प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एंटरप्राइज। एक तो 90% और उससे ज्यादा का रॉ मटेरियल भी हम देंगे, और प्राइस भी एंटरप्राइज क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, तब जाके तुम एसोसिएट एंटरप्राइज बनोगे। अब इंस्टीट्यूट ने दे रखा है क्वेश्चन कि एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को रॉ मटेरियल देती है, 90% और उससे ज्यादा देती है, लेकिन प्राइस म्यूचुअली डिसाइड होता है। आपस में बैठ के आराम से समझते हैं कि क्या प्राइस रखना, म्यूचुअली डिसाइड किया। जब प्राइस म्यूचुअली डिसाइड होता है तो कोई इन्फ्लुएंस तो आया ही नहीं। और ये तुमको मैंने बार बार बोला, ये कंडीशन क्या है, एंड वाली कंडीशन है। जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। इसका मतलब भले ही 90% और मोर रॉ मटेरियल भेजो, लेकिन अगर म्यूचुअली प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पर जब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा था, तब कंडीशन और थी, कोई एक कंडीशन भी फुलफिल करोगे एसोसिएट बन जाओगे, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, तुम्हारी एंड वाली कंडीशन है। इंस्टीट्यूट ने दोनों तरह से क्वेश्चन दिया है, एक बार दिया है 90% और मोर और प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है, तब एसोसिएट हो, और दूसरा 90% और मोर है लेकिन प्राइस म्यूचुअली डिसाइड हो रही है, आपस में बातचीत करके डिसाइड हो रही है, तब तुम एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं हो। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन में सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा कि क्या ये एसोसिएट एंटरप्राइज है या फिर ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। इंपॉर्टेंट इतने, उसके बाद अलग है, वो इजी उसको करेंगे। पहला हमने 26% और मोर का वोटिंग पावर देखा, फिर उसका कॉमन होल्डिंग, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजॉरिटी और 1 एग्जीक्यूटिव मेंबर और उसकी कॉमन होल्डिंग, फिर 51% और मोर का बोरोविंग जो आप कर रहे हो उसकी टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट का, वो भी एसोसिएट है। फिर आप गारंटी दे रहे हो, उसकी बोरोविंग का 10% और मोर की गारंटी दे रहे हो, वो भी एसोसिएट है। और 90% और मोर का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट अगर आप क्या करते हो, फुलफिल करते हो, एंड प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सच एंटरप्राइज, तब जाके एसोसिएट एंटरप्राइज बनोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, इसको अब अपनी लैंग्वेज में लिख के बताओ। इतना समझ लिया, लेट मी चेक कि आप कितना लिख पाते हो। ठीक है, टाइम स्टार्ट कर रही हूँ मैं 5 मिनट्स का। मैम डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखेंगे चलेगा? नहीं 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 नहीं, नो डायग्रामेटिक फॉर्म। ऐसे समझो तुम तो इंस्टीट्यूट ने दे दिया कि 5-6 एसोसिएट एंटरप्राइज के तरीके बताओ। ओके, हो गए हथियार रेडी? टाइम स्टार्ट करूं? स्टार्ट।
सेंड कर दो प्रियंका। यस मैम। चलो टाइम अप। पॉइंट्स छूटे क्या अभी भी? रुक जाओ निशांत, अब नहीं लिखना, एक्चुअली नहीं। दीपक हो गया छूटे अभी भी पॉइंट्स? Yes, ma'am. लास्ट एक पॉइंट छूटा था। नहीं छूटना चाहिए, ये तो एकदम रटा हुआ है, डायरेक्ट है, तो तुम यहीं से जज करो। स्पीड अभी अपनी स्लो है थोड़ा सा, और मैंने 5 मिनट दिए हैं पूरे, जबकि इस पे 5 मिनट नहीं मिलने चाहिए, तुम भी जानते हो ये। तो स्पीड का ऐसे ही टेस्ट करते रहो, ठीक है? उखला होता है ना, वैसे तुम यहाँ पे अपना स्पीड टेस्ट करते रहो। तो यहाँ पे तुम्हें अगली बार लिखना है, इससे कम टाइम में ही लिखना पड़ेगा, और मुझे सेंड करके रखना, मैं कल तुम्हें तुम्हारी इसकी मिस्टेक्स बताऊंगी कि इसमें है भी या नहीं। अब DT AA हमारा हो चुका है। अंजलि यूट्यूब पे डल गया है DT AA, जो कल का था, तुम उस पर देख के उसको कवर करना। तो DT AA का अब तुम पूरा मुझे नोट्स बना के दोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट्स होंगे DT AA के पूरे नोट्स बनाने के लिए। सिर्फ 20 मिनट्स में तुम्हें पूरा लिखना है, लिख के रखो। 20 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर गया मतलब याद की हुई चीज 3-4 बार तो अभी रिवाइज हो गई, कितनी बार बोला है मैंने, तब भी नहीं लिख पा रहे, तो फिर से हमें स्पीड बढ़ानी होगी। और कल तुम्हें क्लास की लिंक तभी मिलेगी जब DT AA का होमवर्क तुमने किया होगा, नहीं तो मैं क्लास की लिंक नहीं दूंगी, तुम्हारी क्लास की कल छुट्टी रहेगी। तो एनी हाउ तुमको कवर करना पड़ेगा, बोला था ना टॉर्चर तो होना पड़ेगा, तो Day 1 तुम्हारा टॉर्चर का चालू होता है, ठीक है? तो DT AA के नोट्स तुम बना के दोगे, अच्छे से बनाना, ऐसे कि थोड़े तुमको भी बाद में समझना, ऐसे घिसी पिटी राइटिंग मत लिख देना कि बाद में खुद को ही देख के अच्छा नहीं लगे, ठीक है? 20 मिनट्स का टाइमर तुम्हारा रहेगा, ओके? फिर मैं उसमें भी चेक करके तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कॉपी अलग रखना, मेरा पढ़ाने का तरीका पूरा अलग है, मैं तुमको स्पून फीडिंग नहीं दूंगी कि सब परोस के दे दिया और तुम बस पढ़ लो। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हें ही बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है? डन? स्वाति टेंशन में क्यों है अपन? ठीक है, चलो स्टार्ट मैम करते इसे हैं। सेंड कैसे करूँ मैं? PDF बना लिए ना, व्हाट्सएप पे दे दो, ओके। ठीक है? अब क्लास के बाद दे देना, कल मैं स्टार्टिंग में तुमको हाँ। बता दूंगी क्या क्या इसमें किया है तुम लोगों ने। चलो, ओके। तो सबसे पहले हमने ये चीज कर ली। अब आगे और बोलते हैं, अगर ये दूसरे एंटरप्राइज पे होली डिपेंड करती है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस वगैरह पे, डिजाइन पे, तो वो भी क्या है आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज। तो अगर क्या है, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज पे होली, होली मतलब 100%, यहाँ पे वर्ड लिखा है होली डिपेंडेंट। इंस्टीट्यूट बहुत दिमाग वाला है, ये तो हम जानते हैं। इंस्टीट्यूट तुमको होली नहीं बोलेगा, इंस्टीट्यूट बोलेगा मेनली। मेनली का मतलब क्या है? 90% मतलब सब्सटेंशियली तो हम उस पर डिपेंड करते हैं, थोड़ा बहुत किसी और से लेते हैं। और यहाँ वर्ड क्या लिखा है हमारे लिए? होली। तो होली अगर तुम डिपेंड करते हो नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह के लिए, तो ही एसोसिएट हो। तो फोकस ऑन द वर्ड। होली और मेनली में दुनिया ही पलट जाएगी, इसलिए तुम भी जब लिखते हो ना, तुम ऐसे जनरल लिख देते हो। होली का स्पेसिफिक मतलब है, मेनली का स्पेसिफिक मतलब है। तो ये अपनी बुक में लिख के रखो, मेनली लिखो और रेड से इसको क्रॉस करो कि मेनली पे ये लोग क्या नहीं होते, एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं होते। लिखो बुक में। होली का है और मेनली मतलब 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे मेनली लिखना और उसको ऐसे क्रॉस करना डेंजर के साइन की तरह। डन?
अब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को क्या सेल करती है? गुड सेल करती है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को क्या सेल करती है? गुड सेल करती है। एंड अगेन द कंडीशन इज एंड। पहले रॉ मटेरियल था लेकिन वह 90% था, यहाँ कुछ परसेंटेज नहीं है, सीधी बात। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को गुड सेल करती है एंड प्राइस इन्फ्लुएंस बाय सच एंटरप्राइज। एंड प्राइस इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? प्राइस इन्फ्लुएंस बाय सच एंटरप्राइज। रॉ मटेरियल के केस में परसेंटेज है लेकिन यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को गुड सेल कर रही है एंड द प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एंटरप्राइज। अब यहाँ पे भी फिर से मैं एक एंटरप्राइज को क्या दे रही हूँ? गुड्स दे रही हूँ, लेकिन म्यूचुअली हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए, तो हम एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। ये फोकस करना, प्राइस का इन्फ्लुएंस आएगा तभी तो ऑनलाइन प्राइस पे लाने की जरूरत पड़ेगी। जब खुद ही आपस में मिल बैठ के ढंग से डिसाइड कर रहे हैं तो वहां पे ऑनलाइन प्राइस की जरूरत नहीं है। अब कोई उसको ऐसा मत ले लेना कि मैम आपस में मिल बैठ के इन्होंने पूरी एडजस्टमेंट डिसाइड की होगी, तो इस तरह से हम उसको नहीं लेते। नॉर्मल है कि म्यूचुअली डिसाइड किया, मतलब किसी को नुकसान नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद एक एंटरप्राइज हमारे इंडिविजुअल की है और दूसरी एंटरप्राइज भी हमारा इंडिविजुअल ही क्या करता है? होल्ड करता है। एक एंटरप्राइज हमारे इंडिविजुअल की है, दूसरा एंटरप्राइज भी हमारे इंडिविजुअल या फिर HUF के मेंबर्स क्या करते हैं? उसको होल्ड करते हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। या फिर एक दूसरे एंटरप्राइज में जो कि AOPBY है 10% और मोर की क्या रख रही है? प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है उसको। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में मेंबर है, दूसरा एंटरप्राइज AOP भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, और वहां से उसको 10% और मोर का क्या मिलता है? प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। So this complete all the condition कि कब हम 92A के अकॉर्डिंग क्या बन सकते हैं? एसोसिएट एंटरप्राइज बन सकते हैं। 10 कंडीशन एक बार दिमाग में पहले रिकॉल करो कि क्या सारी की सारी 10 कंडीशन है अभी भी? मैम लास्ट पॉइंट एक बार समझा दीजिए, AOP वाला। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में क्या है? मेंबर है। अब दूसरा AOP भी हो सकता है, BOI भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, और मुझे उस एंटरप्राइज से 10% और मोर का इंटरेस्ट या प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, तो हम आपस में क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज। नाइन्थ बताना दोबारा। क्या? नाइन्थ इसमें तो ABCD लिखा है, मुझे बताओ कौन सा है? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाला। अगर मैं मेरे गुड्स मैन्युफैक्चर करके किसी को सेल करती हूँ और प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा है सच एंटरप्राइज, तो आपस में दोनों क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग इज नीडेड, ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। डन। चलो अब अभी देखा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? दैट वाज इन 92B। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू बी बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, तो वो प्रूफ करेगा क्या? कि 92A बताता है कि भाई ये एसोसिएट एंटरप्राइज है भी या नहीं है। अब एक और चीज है, हम बोल रहे थे इंटरनेशनल, इन्होंने एक और चीज बोली, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हम मान लेंगे कि ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ऐसा मान लिया जाएगा। वो कब मानेंगे? सपोज करो मैं अगर मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन करती हूँ तो दुनिया को दिख जाएगा कि भाई ये तो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ क्या चल रहा है? ट्रांजैक्शन।
ऑटोमेटिकली मुझ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस वो लोग क्या कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। अब मुझे चाहिए ऐसा पता ना लगे और मैं क्या कर लूं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर लूं। तो मैंने क्या बोला, मैं कौन हूं, मैं एक एसोसिएट एंटरप्राइज हूँ, सपोज मैं बाहर हूँ, ठीक है, मैं इंडिया के बाहर की एसोसिएट एंटरप्राइज हूँ और ये मेरी इंडिया वाली एसोसिएट एंटरप्राइज ये रही। मैंने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ क्या करते जाना, ट्रांजैक्शन इसके साथ करते जाना। एक्चुअल में सामने ये आ रहा है, मैं नहीं आ रही, पर हम दोनों ने आपस में पहले ही क्या कर लिया, डिसीजन ले चुके हैं कि हम दोनों का ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो गया कि किन कंडीशंस पे इसके साथ तेरे ट्रांजैक्शन होंगे। मैं तो सामने नहीं आई, एसोसिएट सामने नहीं आ रहा, आ तो थर्ड पर्सन रहा है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स ने बोला अगर तुम ऐसा भी करोगे तो लो, मान लिया हमने कि ये क्या है, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ये तुम्हारे डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, भले ही तुम इंडिया वाले से कर रहे हो ये। अब देखो यहाँ पे दो चीजें मैंने जब बोला कि मैं किसी थर्ड पर्सन को बोल रही हूँ, ये रहा एक पर्सन, ठीक है, ये अपन है, हम कहाँ ठहरे, हम अगेन यूएसए में, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक पर्सन है। सबसे पहली चीज, ये जो है ये कौन है, ये मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया वाली, और मैं बाहर। अब वो बोलते हैं कि सपोज करो क्या, कि तुमने क्या किया, इन दोनों को ट्रांजैक्शन करना था, अगर ये आमने सामने आके ट्रांजैक्शन करते तो पूरे दुनिया जहान को पता चलता कि ये तो क्या चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, लो अप्लाई करो ट्रांसफर प्राइसिंग। अब इन भाई साहब ने दिमाग लगाया, इन्होंने बोला एक काम करता हूँ, हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट कर लेते हैं। इन दोनों ने क्या किया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या होगा, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। एक्चुअल में देखो तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये भाई साहब तो सामने ही नहीं आ रहे, है ही नहीं, लेकिन पूरा पपेट की तरह किसको चला रहे हैं, इसको, कि तेरे को मैं बताऊंगा कि तेरे को ट्रांजैक्शन कैसे करने होंगे। तो एक तरह से क्या है, पपेट की तरह काम कौन कर रहा है, हमारा ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, ये तुमने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, तो मान लिया हमने कि ये क्या है, डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये मान लेंगे हम कि ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब इसमें ध्यान से मेरी बात सुनना, वो ये कि ये जो पर्सन है ये रेसिडेंट भी हो सकता है ये पर्सन ने किसी नॉन रेसिडेंट से ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर किसी नॉन रेसिडेंट से ऐसे एग्रीमेंट कर रहा है कि तुम दोनों के बीच में कैसा ट्रांजैक्शन होगा मैं डिसाइड करूंगा, तो ये रेसिडेंट से भी कर सकता है और ये किससे कर सकता है, नॉन रेसिडेंट से भी कर सकता है। तो दैट इज योर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मान लेंगे हम कि तुम दोनों का क्या हुआ है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? तो दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो मान लेंगे कि भैया ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। इसको एक बार तुम स्टिकी नोट पे लिख के रख लो, ये रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट को बना
100 कर देना हो जाए तो। चलो अब आते हैं आगे। अब अभी हमने देख लिया, हाँ भाई ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, यही एसोसिएट एंटरप्राइज है, और यहाँ पे हमने बोला कि आर्म लेंथ प्राइस और कुछ नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू होती है, और हमारा डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी देख लिया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है सेक्शन में भी, अगर अपन एबीसी एनालिसिस करें तो वो यही है 92C। 92C किस चीज के लिए है? तुम्हें अलग अलग मेथड बताई जा रही है, इस अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है, अपना आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना। क्या इसके क्वेश्चन आते हैं? देखो अगर आना होगा तो इसी का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुमको क्या बोलेंगे, अलग इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसका लिख लो पहले। ये है 92C। सबसे पहले इस पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बिल्कुल इस पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, इसमें वो तुम्हें क्या देंगे, केस स्टडी, और केस स्टडी देके बोलेंगे बताओ कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड क्या है। एंड थर्ड, अगेन वैलिड इनवैलिड पूछेंगे कि ये मेथड लगा दी, वैलिड है या नहीं है, और अगर वैलिड नहीं है तो क्या मेथड लगनी चाहिए। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन तुमको सिर्फ 92C पे मिलेंगे। इस 3 के अलावा तीसरा अभी तक चौथा कुछ भी नहीं है, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा, या मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड देगा केस स्टडी पूछ के, या फिर बता देगा कि ऐसा ऐसा क्या है, बताओ वैलिड है या इनवैलिड है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हो गया, लिख लिया। चलो अब इसमें सबसे पहली मेथड आती है अपनी कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। सबसे पहले कप मेथड के लिए एक बात ध्यान रखो, हमें चलना है क्लास नंबर 11 में। जब हम 11th क्लास में थे, हम बीआरएस खेलते थे ना, अप डाउन करते रहते थे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे भी वही चीज करनी है। अब यहाँ पे कितने एडजस्टमेंट देगा वो पता नहीं, इंस्टीट्यूट के पास शायद अभी तक 3 ही एडजस्टमेंट है, और 3 एडजस्टमेंट ही आते हैं कप मेथड में। एडजस्टमेंट नंबर 1 वो बोलेगा डिस्काउंट के बारे में, क्या होगा वो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले कप मेथड में पहला एडजस्टमेंट आता है डिस्काउंट का, दूसरा एडजस्टमेंट आपका आता है वारंटी का। पहला एडजस्टमेंट क्या है, डिस्काउंट के लिए देगा, दूसरा एडजस्टमेंट देगा वारंटी का, और तीसरा एडजस्टमेंट होगा इंश्योरेंस के बारे में। CIF या FOB करके देगा तुमको प्राइसेस, और तुमको क्या पूछेगा, एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले जब हम किस पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हमें मिलने वाली 3 एडजस्टमेंट मुझे क्वेश्चन में क्या मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 मुझे मिलेगा किसके बारे में, डिस्काउंट के बारे में। पॉइंट नंबर 2 मुझे वो देगा वारंटी का एडजस्टमेंट, एंड पॉइंट नंबर 3 इंश्योरेंस के बारे में बोलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्लस माइनस करके ही CIF से आप FOB पे पहुंच जाते हो। या तो वो FOB देगा और CIF निकलवाएगा, या फिर CIF देगा और FOB पे तुमको क्या करेगा, वापस कन्वर्जन देगा। तो कप मेथड में ये 3 चीजें मिलती है। डन, बोल देना हाँ किसी का छूट रहा हो। अब कप मेथड होता क्या है, सुनो। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में। यस, तो यहाँ पे भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो किसके बीच में चल रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है।
अब कब मेथड का फुल फॉर्म है, कब मेथड का फुल फॉर्म है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। अब यहाँ पे मेरा पूरा की पूरा जो फोकस है वो पूरा की पूरा फोकस मेरा किस पे जा रहा है, अनकंट्रोल्ड प्राइस, जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और मुझे इतना तो पता चल जा रहा है कि जब मैं एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तब मैं प्राइस पे कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं तीसरे पर्सन के साथ ये ट्रांजैक्शन करूंगी मैं क्यों उसको बेनिफिट दूंगी, मेरा प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि मुझे उसे कोई बेनिफिट ही नहीं देना है। इसका मतलब अनकंट्रोल प्राइस और कुछ नहीं, थर्ड पार्टी जो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं है उससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको बोला जाता है अनकंट्रोल प्राइस। इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कंट्रोल नहीं है आपका, उस पर कुछ भी आप कुछ भी उसमें घुमा फिरा नहीं कर रहे हो, वो होगा आपका अनकंट्रोल प्राइस। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 पड़ेगा क्वेश्चन में कि अनरिलेटेड पार्टी जो है मेरी, अनरिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन प्राइस मेरा क्या है मुझे वो ढूंढना है। मैम ले लिया हमने अनरिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन प्राइस। अभी ठीक है क्या आवाज कि अभी भी आ रही है? ठीक है चलो, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस लेके चलना पड़ेगा। ले लिया मैंने अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस। सपोज करो ये मैंने एक अनरिलेटेड पार्टी को बेचा था, ठीक है, और एक मेरा क्या है एसोसिएट एंटरप्राइज है। कहां से रिपीट करना है निशांत? नहीं स्टार्टिंग कहाँ, जहां से डायग्राम बनाया। देखो अनकंट्रोल प्राइस के बारे में अपन समझ रहे थे, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस। इन जनरल हमको पता है, क्या पता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है अपना, वो ट्रांजैक्शन किसके बीच में होता है, ट्रांजैक्शन हमारा एसोसिएट्स एंटरप्राइज के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं नाम क्या है, कंपेयर करना है हमें अनकंट्रोल प्राइस को। अब मेरा फोकस जा रहा है ये अनकंट्रोल प्राइस क्या होता है। अनकंट्रोल प्राइस मतलब जहां मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जितना प्राइस चार्ज करना है उतना ही प्राइस चार्ज किया है, और वो मैं करूंगी जब मेरा कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होगा, मतलब मेरा कोई एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। तो अनकंट्रोल प्राइस के लिए आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना होता है जो आपका रिलेटेड नहीं हो। अब क्वेश्चन में आपको देख के रखेगा, एक बार ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो एसोसिएट के साथ और एक बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी अनकंट्रोल्ड वाले के साथ, मतलब अनरिलेटेड के साथ। तो कप मेथड में मेरा स्टेप नंबर 1 ये होगी कि मुझे ढूंढना है कि मेरा अनकंट्रोल्ड प्राइस क्या है। तो मैंने क्या लिया, अनकंट्रोल्ड प्राइस लिया। अब यहाँ पे मेरा क्या है, बीआरएस चालू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे इसके अकॉर्डिंग, अनकंट्रोल प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे एसोसिएट के प्राइस को क्या करना है, अप डाउन करना है। मुझे अनकंट्रोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग एसोसिएट से जो मैंने ट्रांजैक्शन किया उसके प्राइस को अप डाउन करना है, लेकिन अपनी जेन्युइन चीजों को याद रखते हुए। जेन्युइन मतलब क्या, वो अभी समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये दोनों ट्रांजैक्शन है, ये एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन है, ये मेरा किसके साथ है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है। इसके साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रही थी, मैंने एफओबी पे किया, मतलब इंश्योरेंस इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को बोला जाएगा कि एसोसिएट के साथ तो मैंने सीआईएफ पे किया है ट्रांजैक्शन, मतलब उससे इंश्योरेंस का अमाउंट चार्ज किया है। तो मैं बोलूंगी देखो तुमने अनकंट्रोल प्राइस ली, मैंने कहा हाँ हमने अनकंट्रोल प्राइस ली। बोलेगा देखो एसोसिएट पे मेरी जेन्युइन बात तो सुनो, उससे मैंने इंश्योरेंस का चार्ज किया है, तो ये वाले प्राइस को क्या करो, इंश्योरेंस से बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि ये जेन्युइन है, मैंने जब एसोसिएट से ट्रांजैक्शन किया वो सीआईएफ पे किया है और ये एफओबी पे हुआ है, तो ये प्राइस इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट है, तो इसको भी वापस पैरेलल करो। तो आर यू गेटिंग, मेरी जेन्युइन चीजें याद रख के ही मुझे क्या करना है, रिलेटेड अनकंट्रोल प्राइस को अप डाउन करना है।
ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया इंश्योरेंस। अगर ये एफओबी पे है और ये सीआईएफ पे, तो हम बोलेंगे रुको अनकंट्रोल को भी ऊपर लाओ, क्योंकि मैंने एसोसिएट से सीआईएफ पे किया। उल्टा, ये सीआईएफ पे है, ये एफओबी पे है, तो हम बोलेंगे रुको ये ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये सीआईएफ पे है और मैंने यहाँ पे एसोसिएट से एफओबी पे क्या किया, ट्रांजेक्शन, कम करो इसको। तो फिर हम क्या करेंगे, रिलेटेड प्राइस में माइनस करवाएंगे। क्या इंश्योरेंस का समझ में आया कैसे अप डाउन होगा? सेकेंड, अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये जब रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी ने मुझसे खरीदा, सिर्फ 500 यूनिट खरीदी, मेरी एसोसिएट मुझसे 50,000 यूनिट खरीदी, इसको मैंने बल्क के कारण डिस्काउंट दे के रखा है, इसलिए ये प्राइसेस कम है और ये जेन्युइन है। ये मुझसे 500 यूनिट खरीद रहा है, ये 50,000 यूनिट्स खरीद रहा है, तो आई विल अलाउ द डिस्काउंट, तो ये जेन्युइन है। तो बोलेगा इसके प्राइसेस को क्या करो, कम करो, क्योंकि ये बढ़ा हुआ इसलिए क्योंकि ये 500 यूनिट खरीद रहा था, इसको वापस क्या करो, अनरिलेटेड वाले को नीचे लेके आओ। तो आर यू गेटिंग? जेन्युइन चीजों को याद रखते हुए मुझे रिलेटेड अनरिलेटेड के प्राइस को क्या करना है, अब। तीसरा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको वारंटी का कोई चार्ज नहीं लिया इससे, पर इससे मैंने इसको वारंटी दी है और वारंटी के चार्ज लिए, इसलिए इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। फिर हम बोलेंगे देखो उसको हमने कोई वारंटी नहीं दी तो चार्ज कैसे लेते, और ये प्राइस इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे वारंटी के चार्जेस लिए हैं। तो वापस से रिलेटेड को क्या करो, ऊपर लेके आओ, क्योंकि मैंने जेन्युइनली इधर क्या किया है, वारंटी ली। उल्टा करते हैं, इससे वारंटी के चार्जेस लिए, इसको कोई वारंटी नहीं दी, तो ये बोलेगा वो पता है क्यों ऊपर है, क्योंकि वहां वारंटी चार्जेस लिए और मैंने यहाँ पे कोई वारंटी दी ही नहीं है, तो चार्ज क्यों लूं। इसको वापस क्या कर दो, कम कर दो। तो हमको अप डाउन किसको करना है, अनरिलेटेड प्राइस को अप डाउन करना है। किसको देखते हुए, हमारे एसोसिएट के प्राइस को देखते हुए, लेकिन जेन्युइन चीजें ही क्या होंगी, अप डाउन होंगी। अब सपोज करो ये सब प्लस माइनस करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। मैंने इससे ट्रांजैक्शन किया 500 रुपए में सपोज करो, और आर्म लेंथ प्राइस कितनी आ गई मेरी, 450। ये बोलेगा एक्चुअल प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, 450, और तुमने कितनी दिखा रहे हो कि 500 रुपए का तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो तुम्हें प्रॉफिट में अकॉर्डिंग टू क्या देके रखा है क्वेश्चन, प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। स्टेप नंबर 1 किसको ढूंढोगे, अनरिलेटेड पार्टी के प्राइस को लेके आ जाओ, पकड़ के लाओ, ये रहा। अब उसको अप डाउन करना स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन जेन्युइन चीजें, जो हमारी 3 ही होगी, डिस्काउंट होगा, वारंटी होगी, और तीसरा तुम्हारा क्या होगा, इंश्योरेंस। या तो ये सीआईएफ पे होगा और ये एफओबी पे होगा, या तो ये एफओबी पे होगा और ये क्या होगा, सीआईएफ पे होगा। तो ऐसे तुम्हारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे चलता है, और तुमको फ्रेम किया हुआ भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तुमको कोई क्वेश्चन देंगे, जर्मनी की कंपनी से ये ट्रांजैक्शन चल रहा है, और वही ट्रांजैक्शन किसी तीसरी कंपनी से इस प्राइसेस पे कर दी, वो तीसरी कंपनी तुम्हारी अनकंट्रोल्ड वाला प्राइस होगा, और फिर तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है। कप मेथड में कोई डाउट? डन। तो ये नंबर 1 मेथड हुई हमारी कप मेथड। चांसेस कप मेथड के आने के अब सिर्फ एमसीक्यू में है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये बहुत इजी मेथड है, अब तक इसने 2-3 अटेम्प्ट से 4 अटेम्प्ट से इसके क्वेश्चन देना बंद कर दिए। देता है तो या तो कप मेथड का एमसीक्यू देता है, अदरवाइज वो नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत इजी है। अब इसका फोकस किस पे है, कॉस्ट प्लस मेथड पे। अब इसका फोकस किस पे है, रिटेल सेल्स प्राइस मेथड पे इसका क्या है, पूरा फोकस। तो पहले अपन जाते हैं कॉस्ट प्लस मेथड पे। बहुत आसान है, अगर तुमने एएमए के दुख से गए हो तो एएमए का पूरा दुख यहाँ पे भी है तुम्हारे लिए, और एससीपीएमई कर रहे हो तो वो एससीपीएमई ही पूरा यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्लस मेथड, नाम से क्या समझ में आ रहा है, पहले मुझे कॉस्ट पता करनी पड़ेगी, और प्लस क्या करोगे, मार्कअप। कॉस्ट में हम मार्कअप ही प्लस करते हैं, यहाँ पे भी वही करना है। कॉस्ट ये डायरेक्टली देके रखेगा तुमको कि डायरेक्ट कॉस्ट ये है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट तो तुम निकाल दोगे डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट करके कि ये रही मेरी टोटल कॉस्ट। क्या यहाँ तक सुन के करने में कुछ दिक्कत है कि मुझे सिर्फ टोटल कॉस्ट क्वेश्चन से उठानी है, कि डायरेक्ट कॉस्ट भी वो देके रखेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तुमको देके रखेगा, तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट उठाना है, इनडायरेक्ट उठाना है, दोनों का क्या करना है, टोटल करना है। लो भाई तुम्हारी कॉस्ट हो गई। अब खेल चालू होगा पूरा मार्कअप पे। अब मार्कअप में कैसा देगा वो,
वो बोलेगा कि देखो डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अब यहाँ पे, अब वो बोलेगा मार्कअप में कैसे, तुमको एडजस्टेड मार्कअप निकालना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड मार्कअप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम्हें एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि कॉस्ट में मार्कअप ऐड होता है और सेल्स प्राइस में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये चीज पता है ना, कॉस्ट पे मार्कअप होता है और सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट पे हम मार्कअप ऐड कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं तुम्हें एडजस्टेड मार्कअप निकालना पड़ेगा। अब मैम ये एडजस्टेड मार्कअप कैसे निकलेगा, तो उसके लिए तुम्हें देख के रखेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 50%। अब तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है 50%, पर ये 50% का प्रॉफिट तुम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स पे होता है और मुझे मार्कअप किस पे ऐड करना है, कॉस्ट पे। चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये चेंजेस वो वाले नहीं है कि हम जो 20% का 20/100 करते थे, वो सब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो बोलेगा पॉइंट नंबर 1 अगेन डिस्काउंट के लिए, कि हमने इस पर्सन को डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 10% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। 10% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट हमने इसको क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 50। तो मुझे 50 का पहले क्या निकालना होगा, 10% निकालना होगा। वो कितना होता है आजकल, 5%। अब एक चीज बताओ, अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रही हूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसको सोचना पड़ रहा है। अब दीक्षा बोलेंगे, मुझे आवाज तो सुनने मिले उसकी। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में तुम क्या कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ ग्रॉस प्रॉफिट का 10% में डिस्काउंट अलाउ कर रही हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? प्रॉफिट कम होगा। मेरे से पूछ रही हो कि बता रही? कम होगा आई गेस। आई गेस? अरे भैया ऐसी पीएमई वालों, कम ही तो होगा। अगर मेरे को डिस्काउंट देना पड़ जाए तो मेरा प्रॉफिट कम ही होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी ना। किसी सूरत में डिस्काउंट में जीवन में कभी तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता है, जब तक वो बल्क वगैरह वाली चीजें छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब तुम क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में 5% क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर सेकंड उसने बोला हमने इस, ये जो सामने वाला है, इससे वारंटी चार्ज की। हमने क्या किया, वारंटी के चार्जेस लिए। अब वारंटी सपोज करो अगेन 1% है किसका, 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब वारंटी चार्ज की, हम उसको वारंटी का चार्जेस ले रहे, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 50 का 1% कितना होता है, चलो चलो कैलसी चलाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा वो बोलेंगे हम इसको क्या दिए, क्रेडिट दिया। क्रेडिट दिया तो इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं। कितना, 2% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 2% ऑन अगेन ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस पे ध्यान देना, इंटरेस्ट लिखेगा वो कि हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं क्रेडिट पे, क्योंकि हमने उसको उधार सामान बेचा, हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उधारी पे दिया तो इंटरेस्ट भी चाहिए। अब वो लिख के देगा सिर्फ तुमको 2%। अब ध्यान से, अगर सिर्फ 2% लिखा है और आगे लिखा है कि इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, तो 2% में आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो वो पर एनम होता है। तब वो क्या होता है, पर एनम होता है। तो तुम्हें लैंग्वेज को ढंग से पढ़ के समझना है कि ये 2% पर एनम के रिस्पेक्ट में दिया है या फिर 2% फॉर 1 मंथ दिया है। इस पे फोकस करना, क्योंकि गलती यहीं होगी। ये तुम कर लोगे, ये तुम कर लोगे, गलती यहीं पे होती है कि इंटरेस्ट का उन्होंने लैंग्वेज कैसी दी है, 2% फॉर 1 मंथ लिख के रखा है या फिर सिर्फ 2% लिख के छोड़ दिया। अगर सिर्फ 2% लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब वो पर एनम लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मंथली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली अगर मैं किसी को उधार दे रही हूँ, इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा, इंटरेस्ट इज माई इनकम। अब तक तो मुझे यही पता है, तो फिर से मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आर यू गेटिंग, ये एडजस्टेड मार्कअप क्या चल रहा है, प्लस माइनस करो, ट्रांजैक्शन के हिसाब से क्या करो, प्लस माइनस, क्योंकि जनरली ग्रॉस प्रॉफिट ये है, पर एक्चुअल प्लस माइनस करके ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक देखो कि कॉस्ट में कितना प्लस होना चाहिए मार्कअप।
अब तुम्हारा एडजस्टेड मार्कअप निकल जाएगा, कॉस्ट में उस मार्कअप को प्लस करोगे और तुमको मिल जाएगी आर्म्स लेंथ प्राइस। फिर कंपेयर करो तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस से, क्या सच में तुमने सही किया या नहीं किया। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज कॉस्ट प्लस। अब इसमें एक और गलती, यहाँ बात चल रही है कॉस्ट की। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते से तुम्हारे को क्या मिलता है, आजकल क्या मिलता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से? मैं पानी पी लेती हूँ। सेल्स। कितना दबी आवाज में, सेल्स। अरे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो सेल्स ही होता है। तो यहाँ पे बात सेल्स की आ रही। अब जैसे ही मैं तुमको रिटेल सेल्स प्राइस मेथड पे लेके जाऊंगी, वहां पे हम बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं और बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हम कॉस्ट निकालते हैं वहां पे। तो यहाँ पे चीजें बदलेंगी। अभी पहला हमने कप मेथड किया, कुछ झंझट ही नहीं उसमें। दूसरा कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके सेल्स प्राइस एक्चुअल निकाली कि होनी क्या चाहिए। अब इसी में एक और चीज है, वो देता है हमने डिस्काउंट दिया 2% ऑन बिलिंग रेट। हमको ग्रॉस प्रॉफिट अब तक समझ ही आया था कि ग्रॉस प्रॉफिट पे 10%, ग्रॉस प्रॉफिट पे 1%। अब एक लैंग्वेज और इंस्टीट्यूट यूज करता है, वो बोलता है कि डिस्काउंट किसी में भी दे सकता है, वो ऐसा नहीं सिर्फ डिस्काउंट पे देगा। वो बोल रहा है कि हम डिस्काउंट देंगे 2% ऑन बिलिंग रेट। अब ये बिलिंग रेट क्या होता है भाई? हमको ग्रॉस प्रॉफिट अब तक समझ में आया था, अभी नया वो एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बिलिंग रेट। तो बिलिंग रेट का मतलब कुछ नहीं है, ओवरऑल बिलिंग कितनी करोगे, 100%। 100% का 2% तुमको फिर क्या निकालना होगा, डिस्काउंट। तो जब वो बिलिंग रेट यूज करता है तो बिलिंग रेट इज नथिंग, 100% होता है उसका मतलब। तो इंस्टीट्यूट कॉस्ट प्लस मेथड में क्या क्या देगा, तुम्हें डायरेक्ट कॉस्ट देगा, तुम्हें इनडायरेक्ट कॉस्ट देगा, तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट रेट देगा। उस ग्रॉस प्रॉफिट रेट में तुम्हें अप डाउन करना है और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ तुम्हें देखना है कि कहीं बिलिंग रेट तो नहीं दिया। अगर बिलिंग रेट दिया है तो 100% का 2% निकालना, तब ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकालने की गलती मत करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वारंटी में भी क्या करता है इंस्टीट्यूट, बोलेगा वारंटी 10,000 रुपीज की है। वारंटी क्या है, 10,000 रुपीज की फॉर 3 मंथ्स। 10,000 एक ईयर का लगता है और हमने उसे वारंटी 3 मंथ्स की दी। 10,000 वारंटी चार्जेस आर फॉर 1 ईयर, पर हमने जो वारंटी दी है वो कितने महीने की दी है, 3 महीने की। तुम अगर 10,000 पूरा लिख के आ गए तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 10,000 एक साल की वारंटी के चार्जेस है। वहां पे भी हमें 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तब हमारी 3 मंथ्स की वारंटी के चार्जेस निकल के आएंगे। तो ये कप मेथड में भी मिल सकती है चीज, और ये तुम्हें यहाँ पे जीपी वाले में भी मिल सकती है। तो कप और तुम्हारा कॉस्ट प्लस तुम्हें स्टेप वाइज स्टेप समझ में आया? कोई डाउट हो तो सोच लो, बफरिंग कर लो, कुछ लग रहा है तो पूछ लो। मैम बिलिंग वाला डिस्काउंट बता दीजिए। बिलिंग वाला कुछ नहीं, 100% होता है। जब वो बोलेंगे ना डिस्काउंट 2% ऑन बिलिंग रेट, बिलिंग रेट पूरे क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें डायरेक्ट 100% उठाना है, 100% का 2% का, क्योंकि बिलिंग क्या है, 100% बिलिंग हो गई तो वो 100% ले लेते उसको। और ये चीज लिख के रखो कि कप में क्या क्या मिलेगा, कप में हमको क्या क्या एडजस्टमेंट मिलते वो लिखो।
हो गया? चलो अब एक और इम्पोर्टेंट मेथड, दैट इज रिटेल सेल्स प्राइस मेथड। अभी तक हमने एक बार कंपैरिजन सीख लिया, एक बार डायरेक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना सीख लिया। अब तुमको सेल्स प्राइस देके रखेगा और तुम्हें बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आना है और कॉस्ट चेक करनी है। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, देखो ये मेरी क्या है, ये एक एसोसिएट एंटरप्राइज, ये एक एसोसिएट एंटरप्राइज, ये एक एसोसिएट एंटरप्राइज। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज से मैंने क्या किया, परचेस किया, ठीक है, परचेस कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉरेन में जाके क्या कर रही हूँ, किसी तीसरे पर्सन को ये क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। ठीक है, मैंने मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया और फॉरेन में जाके किसी तीसरे पर्सन को मैंने क्या कर दिया, सेल कर। अब हम इसमें तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही, उनको क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत होगी, क्यों होगी देखना। ये ए मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है, ये क्या है, ए ये मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज है, बी एसोसिएट एंटरप्राइज ने इससे सामान खरीदा और जाके क्या कर रहा है, सी को ये सेल कर रहा है। अब तक कोई दिक्कत नहीं। होगा क्या, यहाँ पे ये क्या करेंगे, सपोज करो 500 के गुड्स थे, सपोज ये गुड्स कितने के थे, 500 के थे, और यहाँ पे क्या दिखाना है हमको, कॉस्ट बहुत ज्यादा दिखाना है। क्यों, क्योंकि वहां पे टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, कॉस्ट ज्यादा दिखाएंगे तो टैक्स कम हो जाएगा। तो 500 के गुड्स को ये क्या दिखा रहे हैं, 5000 का। क्यों करेंगे ऐसा, ऑब्वियसली ये इसलिए करेंगे ताकि इनका प्रॉफिट कम दिखे और एक्सपेंसेस ज्यादा दिखे। लेकिन एक चीज बताओ, भले ही यहाँ पे तुम कॉस्ट 5000 की दिखा दो, बी को हम पूछ रहे हैं, तुमने चलो यहाँ पे 5000 की कॉस्ट दिखा दी, लेकिन जब यहाँ पे तुम क्या करोगे, सेल करोगे, तुम 5000 प्लस प्रॉफिट के हिसाब से तो सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी तुमने तो इन्फ्लेट कर दिया है। 500 की चीज को ऑलरेडी 5000 बता दिया, तो जब तुम एक थर्ड पार्टी को सेल करोगे, तुम जेन्युइन सेल्स प्राइस पे ही सेल करोगे। अब जब ये जेन्युइन सेल्स प्राइस पे यहाँ पे इसको सेल करेगा, तो ये 5000 को ऑल्टर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ऐसे तो पता चल जाएगा कि 5000 की चीज को इसने कितने कम पे दिया। ये ऑल्टरेशन किस पे करेगा, अगेन प्रॉफिट परसेंटेज। अगर उसे प्रॉफिट परसेंटेज, सपोज करो नॉर्मल बिजनेस होता, ये 50% प्रॉफिट परसेंटेज लगाता, पर यहाँ ऑलरेडी कॉस्ट इन्फ्लेट करी, तो हो सकता है यहाँ सिर्फ 10% का ही क्या करेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पकड़ में आएगी, जब तुम थर्ड पार्टी को सेल करोगे जेन्युइन प्राइसेस पे, तब हमें समझ में आएगा कि तुमने क्या किया है, कॉस्ट को इन्फ्लेट करके रखा हुआ है, कॉस्ट को क्या करके रखा है, बढ़ा चढ़ा के रखा हुआ है। कॉस्ट को बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है तुम प्रॉफिट को कम करना चाहते हो। अब जनरली पता है क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सपोज करो अभी सब कुछ सीख लिया हमने रिटेल सेल्स प्राइस मेथड का, तुम डायरेक्ट पहुंच गए आर्म लेंथ प्राइस पे। मेरी आर्म लेंथ प्राइस कितनी आ गई, एक्चुअल आर्म लेंथ प्राइस आ गई मेरी कितनी, यहाँ पे 500 लिखा था, एक्चुअल आर्म लेंथ प्राइस आई मेरी 300। अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अरे ये तो कम आ रही है आर्म लेंथ प्राइस, 300 आ रही है, जबकि इसने बेचारे ने तो क्या करके रखा है, जेन्युइन होना चाहिए था इसका 500। तुम क्या सोचोगे, नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना, पर तुम भूल रहे हो। यहाँ पे 300 का मतलब ये है कि भाई तेरी कॉस्ट कम कर, तूने कॉस्ट बढ़ा के दिखाई है, प्रॉफिट कम करने की कोशिश की है। तो यहाँ उल्टा सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारा एक्चुअल में 300 आ रहा है तो वो सही आंसर है। क्यों, क्योंकि तुमने कॉस्ट ऑलरेडी इन्फ्लेट करके प्रॉफिट कम रखा था। अब वो यही बता रहा है कि तेरी कॉस्ट वो उतनी नहीं होनी चाहिए जो 5000 तुम बताए जा रहे थे, लाओ उसको वापस 300 पे, तो वो सही है। और स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अरे पहले ही तो बेचारे का कम आ रहा है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकाली है, यहाँ सेल्स नहीं चल रहा है। कॉस्ट का कम होना यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स को प्रॉफिट देगा, क्योंकि जब तुम्हारा कॉस्ट कम होगा तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो टैक्सेस लेंगे तुमसे। क्या ये बात समझ में आई? रिटेल सेल्स प्राइस मेथड में ऊपर लिख के रखो कि हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकालते हैं और कॉस्ट का कम निकलना बेनिफिशियल है इनकम टैक्स के लिए।
वहां फोकस करके एक वर्ड लिखो, यहाँ बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकल रही है, सेल्स के बारे में बात नहीं हो रही। उस पे अपनी लैंग्वेज में जैसे तुम्हें याद रहे उसको लिख के रखो। हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है, जैसे भी लिखना है, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए कि रिटेल सेल्स प्राइस मेथड में बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट पे ला रही हूँ चीजों को। तो कंपैरिजन कॉस्ट के एंगल से देखो। डन, लिख लो आराम से। मैम बैकवर्ड कैलकुलेशन जो थर्ड पार्टी को सेल की है उसकी करनी है ना? अभी करेंगे, अभी नहीं किया, समझेंगे। ओके डन। अब सुनो, हाँ मेहताब कुछ पूछना है? नहीं मैम, डन हो गया था। अब सुन लो। मैंने थर्ड पार्टी को सेल किया, मैं कौन? मैंने मेरी एसोसिएट से खरीदा, अब मैंने क्या किया, थर्ड पार्टी को सेल किया। अब ये लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे एक काम करो, सेल्स प्राइस उठाते हैं जो तुमने क्या किया, थर्ड पार्टी को सेल किया, ये उठ के आ गई मेरी क्या, सेल्स प्राइस। बोलेंगे इसमें से माइनस करो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट जो तुम जनरली ग्रॉस प्रॉफिट रखते हो ना, हमको वो माइनस कर दो। तो समझ रहे हो, सेल्स माइनस तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉफिट। आजकल क्या आता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट ही आता है। तो जेन्युइन कॉस्ट निकल के आनी चाहिए तुम्हारी, जेन्युइन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, निकल के आनी चाहिए। तो वही बोल रहा है, तुमने उसको कितने में सेल किया, उठा के लाओ सेल्स प्राइस, और जनरल तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता है, हमको उसको माइनस करना, क्योंकि जनरल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, सेल्स माइनस प्रॉफिट, जैसे ही माइनस करोगे तुमको कॉस्ट मिल जानी चाहिए। अब ये वो कॉस्ट को कंपेयर करे कि तुम कितने में खरीद के लाए। तुम बता रहे हो हम खरीद के लाए 5000 में, यहाँ तुम्हारे ही अकॉर्डिंग, तुम्हारे ही ग्रॉस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्राइस कितना निकल रहा है, 3000। तुम 5000 में खरीद के ला रहे हो। अब तुम ऐसा तो नहीं कर सकते कि मतलब कॉस्ट से भी क्या कर रहे हो, कम पे तुम सेल कर रहे हो। तुम्हारा खुद का कॉस्ट 3000 निकल रहा हो, तुम उधर क्या दिखा रहे हो, 5000 में खरीद के ला। तो बोलेंगे नहीं, तुम्हें क्या करना है, अब अपने ट्रांसफर प्राइसिंग को चेंज करना पड़ेगा। 3000 के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस पहुंचानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग? बैक कैलकुलेशन क्या है, जिसको सेल किया लाओ उसकी सेल्स प्राइस माइनस करो तुम्हारा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट क्या। अब नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट में फिर तुम्हें वही देगा, हमने उसको क्या किया था, बल्क का डिस्काउंट दिया था, तो 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, उसको भी क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट को फिर से तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कॉस्ट प्लस मेथड में किया। जैसे ही नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सेल्स प्राइस उठाओ, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से माइनस करो, ये है तुम्हारी कॉस्ट। एक चीज एक्स्ट्रा माइनस करने को वो और देता है, वो बोलता है कि तुमने जब खरीद के लाने में कुछ कुछ परचेस एक्सपेंसेस लगे होंगे ना, वो तो जेन्युइन है। तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा सेल्स प्राइस निकला, सेल्स में से हमने तुम्हारा क्या माइनस करा है, ग्रॉस प्रॉफिट, तुम्हारा कॉस्ट निकला, उसमें से तुम्हें जो ट्रांसपोर्टेशन के परचेस एक्सपेंसेस लगे वो माइनस करो। तो परचेस एक्सपेंसेस क्या करे, माइनस के। मैम परचेस एक्सपेंस क्यों माइनस करा रहे, थर्ड पार्टी को पे किए होंगे ना ट्रांसपोर्टेशन के, हर काम हमारी एसोसिएट थोड़ी ना यहाँ तक पहुंचा दी, वो तो हमने किसी शिप वाले को, किसी और को पे किए होंगे, वो जेन्युइन होंगे, उसको माइनस कर लो। इसका मतलब नेट कॉस्ट निकाल के चेक कर रहा है वो कि सच में 5000 जो दिखाई वही होनी चाहिए, कि ये तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए। क्या रिटेल सेल्स प्राइस समझ में आया? और ये स्टार सारा जो बोलते हैं ना, ओवरऑल ट्रांसफर प्राइसिंग में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, क्योंकि केस स्टडी भी इसी पे आती है, प्रैक्टिकल भी इसी पे आता है, वैलिड इनवैलिड भी इसी के ऊपर आता है। तो अब तक जितना पढ़ा कि एसोसिएट क्या होते हैं, इंटरनेशनल क्या होता है, और ये मिलके बनता है तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड कुछ भी नहीं है,
इंडस्ट्री जो प्रॉफिट लेती है, इंडस्ट्री जैसा करती है कट कॉपी पेस्ट, हम भी वैसा करेंगे। और प्रैक्टिकली तो ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड ही ज्यादा यूज होती है, इतनी सारी झमेले नहीं चलते हैं। पर हमारे यहाँ आईसीआई में ये इम्पोर्टेंट है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड जो इंडस्ट्री करेगी वो हम करेंगे। अब अपना एक ही छूटा है, दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, बट आज के लिए ये बहुत हैवी है। तुम्हारा काम ये है DTAA का 20 मिनट्स में तुम्हें क्या करके रखना है, नोट्स बनाने हैं, टाइमर तुम्हारे को लगाना है। भले ही पहले पढ़ लेना, तुम्हें लग रहा है अभी भी ढंग से नहीं हुआ, एक बार पढ़ के करना, लेकिन बिना देखे ही नोट्स बनाओगे। जैसे बचपन में करते थे ना, बिना देखे याद करके लिखते थे, बस वही बचपन में तुम्हारा भी चल रहा है। दूसरा, तुम्हें ये सारी मेथड्स को एक बार रीड करके रखना है, और एसोसिएट, एंटरप्राइज वगैरह इतनी चीजों को रीड करके रखना है। तो रीडिंग पार्ट मेरा होमवर्क रहा करेगा, नहीं तो हम लोग फिर 40 डेज में बहुत अच्छे से टेस्ट के साथ चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग ईमानदारी से करना, खुद को कसम देके कि भैया अटेम्प्ट के लिए करना है, तो रीडिंग ईमानदारी से करना, और तुम्हें नोट्स बना के रखने हैं। कल जिसके नोट्स नहीं आएंगे मुझे, सुबह तुम 6 बजे तक भी दे सकते हो, तो तुम्हें कल की लिंक 6 बजे ही मिलेगी, ठीक है। जिन जिन को नोट्स आ जाएंगे इंडिविजुअली उनको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 दिन का तुम्हारा डेमो हो गया है, तो जिसको भी रजिस्टर करना है दे कैन रजिस्टर, ठीक है। और कल हम फिर स्टार्ट करेंगे इसका आगे। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। है कुछ भी किसी टॉपिक में जो अभी तक पढ़ा उसमें डाउट है तो पूछ लो। मैम नोट्स ओन वर्ड में बनाने हैं ना नोट्स? हाँ, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें समझ में आए, ओके बस मुझे चेक करने के लिए समझ में आए, इतने भी रखना, ठीक है। नोट्स अपने ओन वर्ड्स में बनाओ, जैसे भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो मिक्स करनी सब मिक्स करो, बस तुम्हें एग्जाम टाइम पे कंफर्ट जोन आना चाहिए नोट से, क्योंकि बुक नहीं काम आती है एग्जाम टाइम पे, वो और टेंशन देती है। तुम्हारे नोट्स ही पढ़ोगे बस तुम एग्जाम में। ओके। और मैम एडजस्टमेंट शीट कब बनानी, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब? क्वेश्चंस करेंगे ना तब करेंगे, ओके ठीक है। ओके। स्वाति बस बैठ जाती है, क्या पूछूं समझ नहीं आ रहा। कुछ पूछना है? No. चले फिर कल मिले, चलो मिलते हैं।